टाइटैनिक ये वो नाम है दोस्तों, जैसे ही हम ये नाम सुनते हैं तुरंत ही उस महाकाय विशाल जहाज की तस्वीर सामने आ जाती है, जो अचानक ही उस अंधेरी रात में समुद्र की गहराई में समा गया था। और आज तक उसके डूबने का कारण एक रहस्य ही बना हुआ है, जिसके डूबने के बाद अरबों रुपए का नुकसान तो हुआ ही, साथ ही हमने न जाने कितनी बेगुनाह जानें भी गंवा दी। दोस्तों, आज हम इसी टाइटैनिक जहाज के रहस्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, लगभग 111 साल पहले टाइटैनिक एक अंधेरी रात के वक्त एक आइसबर्ग यानी हिमखंड से टकरा गया था। उस वक्त अधिकांश यात्री नींद के आगोश में थे। सूत्रों के मुताबिक हादसे के वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था, और महज 3 घंटे के अंदर 14 और 15 अप्रैल 1912 की मध्य रात्रि में टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में समा गया। और जिस जहाज के कभी नहीं डूबने की चर्चा थी, वह डूब गया। सूत्रों के अनुसार हादसे में करीब 1500 लोग भी मारे गए। आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि इस महाविनाशक हादसे को करीबन 110 साल बीतने के बाद भी पूरे इतिहास में सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। और यहां तक कहा जाता है कि हादसे की जगह से अवशेषों को एनालिसिस और जांच पूरी होने के बाद सितंबर 1985 में हटाया गया था। हादसे के बाद सूत्रों के मुताबिक कनाडा से 650 किलोमीटर की दूरी पर 3843 मीटर की गहराई में जहाज 2 भागों में टूट गया था, और दोनों हिस्से एक दूसरे से 800 मीटर दूर पाए गए थे। इस हादसे के 110 साल बाद भी आज भी इस हादसे को लेकर रहस्य बना हुआ है। कंपनी के ओनर्स द्वारा इस विशालकाय जहाज के बारे में यहां तक कहा गया था कि यह जहाज कभी डूब नहीं सकता, ईश्वर भी इसे डूबा नहीं सकते। इस भरोसे के पीछे की अपनी भी अलग वजह थी। आइए जानते हैं। दरअसल रियो डी जेनेरियो की फेडरल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ नेवल एंड ओशन इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर और इंजीनियर अलेक्जेंडर द पिन्होअल्हो ने बताया, इंजीनियरिंग के लिहाज से देखें तो यह डिजाइन के आधार पर विकसित हुआ पहला जहाज था। इस जहाज में कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे, यानी अगर जहाज का कोई कमरा पानी से भर जाए तो वह दूसरे कमरे को डूबा नहीं सकता था। इस जहाज को तैयार करने के दौरान कुछ मुश्किलें भी हुई थीं। जहाज की ऊंचाई कितनी रखी गई ताकि बिजली के तार और पानी के पाइप ठीक से काम करते रहें, इस पर काफी सोच विचार करने के बाद सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। प्रोफेसर अल्हो के मुताबिक इस पर सोच विचार करने के बाद उन लोगों ने जहाज की ऊंचाई निर्धारित की थी। पानी भरने की स्थिति में भी उन लोगों का आकलन था कि पानी छत की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने छत पर भी सुरक्षित कंपार्टमेंट्स बनाए थे ताकि किसी भी कीमत पर जहाज डूबना नहीं चाहिए। लेकिन तब किसी ने आइसबर्ग से जोरदार टक्कर के बारे में सोचा नहीं होगा। प्रोफेसर ने बताया, टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज की मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक सुराख हो गया था। ऐसी परिस्थिति में पानी छत तक पहुंच गया था, जहाज में पानी पूरी तरह से भरने लगा था, और ऐसी स्थिति में बचाव संभव नहीं होता है। आप पानी निकालने के लिए सभी पंप को सक्रिय कर सकते हैं, तमाम कोशिशें कर सकते हैं, लेकिन पानी जिस रफ्तार से अंदर आ रहा होता है उसी रफ्तार से बाहर नहीं निकाला जा सकता था। जहाज बनाने और नेविगेटर सिविल इंजीनियर थियरी बताते हैं, टाइटैनिक का प्रचार इस तरह से किया गया था कि यह डूब नहीं सकता है। इसकी वजह यह थी कि बहुत सारे तहखाने बनाए थे जो वाटर टाइट दीवारों से बने थे। तहखाने की 2 कतारों में पानी भरने की स्थिति में जहाज डूबने वाला नहीं था, लेकिन आइसबर्ग से टक्कर ने जहाज को काफी नुकसान पहुंचाया और वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स की कई दीवारें नष्ट हो गई थीं। फ्लूमिनेंसे फेडरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और ट्रांसपोर्ट इंजीनियर ओरिलो सोरास मूर्ता के मुताबिक टाइटैनिक के वाटरटाइट कंपार्टमेंट को बंद करने की व्यवस्था भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। उस दौर में जहाज को बनाने में प्रयुक्त धातु मौजूदा स्टील जितनी मजबूत नहीं थी। सोरास मूर्ता ने बताया, जोरदार टक्कर के बाद जहाज के ढांचे में भी बदलाव आ गया था। दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे और वो फंस गए थे। उस वक्त भी टाइटैनिक शुद्ध स्टील से बनाया गया था, लेकिन तब का स्टील आज के स्टील जितना मजबूत नहीं होता था। साओ पाउलो के मैकेंजी पेरसेबाइटेरियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और धातु विज्ञान के इंजीनियर जान वैतावुक बताते हैं कि 1940 के दशक तक समुद्री जहाज की मुख्य बॉडी धातु के शीट से बनता था। हालांकि बाद में इन जहाजों की मुख्य बॉडी बनाने में धातुओं को पिघलाकर इस्तेमाल किया जाने लगा। प्रोफेसर बताते हैं, तब से लेकर अब तक तकनीक और सामग्री काफी बदल गई है। अब धातु को पिघलाकर शीटों को जोड़ा जाता है। स्टील बनाने में भी कार्बन का इस्तेमाल कम होने लगा है और मैग्नीज का इस्तेमाल बढ़ने लगा है। इस तरह आज का स्टील बहुत ज्यादा मजबूत होता है। वैतावुक के अनुसार आज के समुद्री जहाज पानी, समुद्री लहरों के उतार चढ़ाव और समुद्री तूफानों से तालमेल बिठाने में कहीं ज्यादा सक्षम होते हैं। बड़ी दुर्घटनाओं के बाद उसकी वजहों में हमेशा मानवीय गलतियां मिलती हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं
कि विशेषज्ञों के अनुसार आइसबर्ग से भरे इलाके से गुजरने की मुश्किलों के बीच भी इस पर जल्दी से सफर पूरा करने का अत्यधिक दबाव था। कैप्टन को अत्यधिक प्रेशर में अधिक स्पीड के साथ आगे लगातार चलने का आदेश मिला था। बात दरअसल यह दबाव ब्लू बैंड को हासिल करने का था। 1839 में शुरू हुआ यह सम्मान अटलांटिक महासागर के सबसे तेजी से पार करने वाले जहाज को मिलता था। टाइटैनिक को इस सम्मान का सबसे जोरदार दावेदार माना गया था। प्रोफेसर अल्हो ने बताया, उस दौर के हिसाब से टाइटैनिक को बनाने में सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग और तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त समुद्री जहाज को बनाने के लिए दुनिया की बड़ी कंपनियों के बीच होड़ थी। इंग्लैंड और जर्मनी के बीच उस वक्त सबसे लंबे और तेज गति से चलने वाले जहाज बनाने की होड़ थी। सबसे विशाल और तेज जहाज को आधिकारिक तौर पर ब्लू बैंड मिलता था। किसी भी जहाज के लिए ये उपलब्धि हासिल करने के लिए पहली यात्रा को सबसे अहम माना जाता था। अल्हो के मुताबिक पहली यात्रा के वक्त जहाज की स्थिति सबसे बेहतर होती है। पहली यात्रा में जहाज सबसे तेज गति को हासिल कर सकता है और टाइटैनिक ने भी तेज गति हासिल करने की कोशिश की थी। इस हादसे में जो लोग बचे उनमें कई लोगों ने बताया कि जहाज के कैप्टन को रास्ते में आसपास के इलाके में हिमखंड होने की सूचना मिल गई थी, लेकिन उन्होंने जहाज की गति धीमी नहीं की क्योंकि वे अटलांटिक महासागर को सबसे तेज गति से पार करने के लक्ष्य को हासिल करना चाहते थे। टाइटैनिक अकेला नहीं था। इस जहाज को चलाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बेलफास्ट शहर के हारलैंड और वोल्फ शिपयार्ड को 3 जहाजों को तैयार करने का ऑर्डर दिया था। उम्मीद की जा रही थी कि विश्वस्तरीय डिजाइन टीम द्वारा निर्मित ये तीनों जहाज दुनिया के सबसे लंबे, सुरक्षित और सुविधाओं से युक्त होंगे। इंजीनियर स्टंप ने बताया, इन परियोजनाओं को उस दौर में खूब प्रचारित भी किया गया था। 1908 से 1915 के बीच निर्मित इन जहाजों को ओलंपिक क्लास के जहाज कहा गया था। पहले 2 जहाज को तैयार करने का काम शुरू हुआ था, 1908 में ओलंपिक और 1909 में टाइटैनिक का। तीसरे जहाज जाइगंटिक का उत्पादन 1911 में शुरू किया गया। टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को शुरू की थी। साउथम्पटन बंदरगाह के बाहर यह एक अन्य जहाज से टकराते टकराते बचा था। 14 अप्रैल को यह ऐतिहासिक हादसे का शिकार हो गया। मूर्ता कहते हैं कि आज के जहाजों की तुलना में वह नौक भर था। टाइटैनिक की लंबाई 269 मीटर थी। चालक दल और यात्रियों को मिलाकर इस पर करीब 3300 लोगों के ठहरने की सुविधा थी। आज की सबसे बड़े समुद्री यात्रियों का जहाज वंडर ऑफ द सी है, जो 362 मीटर लंबा है और इस जहाज पर चालक दल के 2300 सदस्यों के साथ 7000 यात्री यात्रा कर सकते हैं। टाइटैनिक हादसे में करीब 1500 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद समुद्री जहाजों की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिशें शुरू हुईं। समुद्री जहाजों की सुरक्षा के लिए इस हादसे के बाद से रडार जैसे उपकरणों का इस्तेमाल शुरू किया गया। प्रोफेसर अल्हो बताते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही रडार का इस्तेमाल शुरू हुआ था। इससे पहले सब कुछ देखने पर निर्भर था। एक नाविक को उस ऊंचाई पर बैठाया जाता था जहां से वह सामने आने वाले हिमखंड वगैरह को देखकर अलग कर सके। यही तरीका था। जहाज के तेज गति से चलने की स्थिति में यह सुरक्षित नहीं था। टाइटैनिक हादसे के सुरक्षा के प्रावधानों पर जोर दिया गया। सूत्रों के अनुसार टाइटैनिक हादसे में बहुत सारे लोगों की मौत इसलिए हुई थी क्योंकि उनके लिए लाइफ बोट नहीं थे। प्रोफेसर बताते हैं कि यह जहाज कभी डूब नहीं सकता है। इस धारणा के चलते जहाज में आधे ही लाइफ बोट रखे गए थे। यही सबसे बड़ी मूर्खता थी। वहीं मूर्ता ने बताया, समुद्री जहाजों की सुरक्षा के लिहाज से यह हादसा एक अहम पड़ाव साबित हुआ और यही ओवर कॉन्फिडेंस मौत के आंकड़ों को बढ़ाने का बहुत बड़ा कारण माना गया है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की बिजनेस संबंधी और रोचक जानकारी हेतु आज ही लॉग ऑन करें businesskhbari.com पर और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और याद रखें, businesskhbari.com एक लोकल बिजनेस सर्च इंजन एवं मार्केटिंग पोर्टल है जो हमारे व्यापारी भाइयों की मदद हेतु मेक इन इंडिया की तर्ज पर बनाया गया है, जिसके माध्यम से हमारे व्यापारी भाई अपने व्यापार को ऑनलाइन ला सकते हैं। साथ ही अपनी सेल्फ ऑडियंस जनरेट करके अपनी भाषा में अपने विचार लोगों के सामने रख सकते हैं और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री।